8,600 हर महीने और 34,000 की डिश। हमारे गांव के किसान या छोटे दुकानदार जिनके लिए अब इंटरनेट जरूरी है, क्या वे इतना पैसा खर्च कर पाएंगे? शहरों में इसका क्या काम? जब जियो और एयरटेल इतने सस्ते में 5G दे रहे हैं, तो ये स्टारलिंक सिर्फ पहाड़ों या बीच समुद्र में काम आएगा या हम जैसे शहर के लोगों को भी यह नया फायदा देगा? अगर डिश खराब हो गई तो क्या होगा? अगर आपका स्टारलिंक एंटीना खराब हो गया या सिग्नल चला गया, तो क्या आपको टेक्नीशियन के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा? क्या स्टारलिंक ने इंडिया में सर्विसेज का कोई तगड़ा इंतजाम किया है? एक मिनट के लिए सोचिए, हम इंसान कहां से कहां तक आ गए हैं। हमने पत्थरों से आग जलाना सीखा, हमने पैदल चलने से लेकर रॉकेट तक का सफर तय किया, हमने आवाज को एक शहर से दूसरे शहर भेजा और फिर हमने एक ऐसी चीज बनाई जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इंटरनेट सिर्फ एक बटन या तार नहीं, यह आज ज्ञान की शक्ति है, या वो जादू है जिसने स्कूल को आपके घर तक पहुंचा दिया, आपके बाजार को दुनिया तक पहुंचा दिया और आपके परिवार को मीलों दूर से आपके पास ले आया। लेकिन क्या यह जादू सबके लिए है? आज भी दुनिया के कोने कोने में जहां बिजली पहुंची है, वहां भी इंटरनेट की मजबूत तारें नहीं पहुंची है। बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल और विशाल समुद्र आज भी अरबों लोगों को इस इंटरनेट क्रांति से दूर रखते हैं। पर अब जमीन की इन सीमाओं को तोड़ने का समय आ गया है। अब इलॉन मस्क अंतरिक्ष से एक ऐसी चीज भेज रहे हैं जो हर हाथ में दुनिया की सबसे तेज कनेक्टिविटी लाने का वादा करती है। हम बात कर रहे हैं स्टारलिंक की। यह काम कैसे करेगा? क्या यह हमारे गांव तक पहुंचेगा और क्या यह सचमुच इंटरनेट को सबका बना देगा? तो स्टारलिंक है क्या? इसे आसान भाषा में समझिए, यह इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक ऐसा कमाल है जो इंटरनेट को धरती की तारों से निकालकर सीधा आसमान से लाया है। जैसे आपके घर पर टीवी देखने के लिए एक डिश एंटीना लगता है, वैसे ही स्टारलिंक के लिए एक डिश एंटीना आपके घर की छत पर लगाया जाता है। लेकिन यह एंटीना किसी टीवी सैटेलाइट से नहीं, बल्कि हजारों छोटे छोटे इंटरनेट सैटेलाइट से बात करता है, जो पृथ्वी के बहुत नजदीक, करीब 550 किलोमीटर ऊपर घूम रहे हैं। इसी वजह से यह उन दूर दराज के गांव, पहाड़ों या समुद्र के बीच में भी तेज स्पीड वाली इंटरनेट पहुंचा सकता है, जहां आज तक मोबाइल टावर या फाइबर केबल नहीं पहुंचे हैं। यह एक तरह से अंतरिक्ष से आया वाईफाई है, जिसका मकसद है दुनिया के हर कोने को इंटरनेट से जोड़ना। स्टारलिंक की पूरी प्रक्रिया 3 मुख्य तकनीकी हिस्सों पर टिकी है। सबसे पहले जब आप अपने घर की डिश यानी यूजर टर्मिनल से इंटरनेट पर कोई कमांड देते हैं, तो वह सिग्नल अपलिंक के रूप में अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्ष यानी लोअर अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट तक पहुंचता है। इन सैटेलाइट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये धरती के बेहद करीब है, जिससे सिग्नल को आने जाने में बहुत कम समय लगता है, जिसे हम लेटेंसी भी कहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है इंटर सैटेलाइट लेजर लिंक। ये लेजर लिंक इन हजारों सैटेलाइट्स को आपस में जोड़ते हैं, जिससे डेटा प्रकाश की गति से एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट तक फॉरवर्ड हो जाता है। जरूरी नहीं कि वह तुरंत नीचे आए। और आखिर में सैटेलाइट उस डेटा को नजदीकी ग्राउंड स्टेशन तक भेजता है, जो आपके लिए वेबसाइट खोलता है। जब डेटा वापस आता है तो वह सैटेलाइट से होते हुए डाउनलिंक के रूप में आपके डिश तक पहुंचता है। इस तरह हर कमांड एक सटीक, तेज और हाई स्पीड लूप में पूरी होती है, बिना किसी लंबे तार या टावर के। स्टारलिंक को इतना खास बनाने के कई कारण हैं, लेकिन भारत जैसे विशाल और विविध देश के लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, स्टारलिंक उन जगहों पर भी तेजी और भरोसेमंद इंटरनेट पहुंचाने का वादा करता है जहां आज तक फाइबर केबल या मोबाइल टावर पहुंच नहीं पाए हैं। सोचिए, उत्तराखंड के दूर दराज के पहाड़ी गांव में रहने वाला कोई छात्र या राजस्थान के रेगिस्तान में छोटा व्यापार करने वाला कोई दुकानदार, आज भी ये लोग धीमे या बार बार कटने वाले इंटरनेट पर निर्भर हैं। स्टारलिंक के लियो सैटेलाइट तकनीक इन भौगोलिक बाधाओं को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसका मतलब है, चाहे आप कन्याकुमारी में मछुआरा हो या लेह लद्दाख में सेना का जवान, आपके लिए एक जैसी हाई स्पीड कनेक्टिविटी मिल सकती है। दूसरा बड़ा कारण है आपदा के समय कनेक्टिविटी। भारत अक्सर बाढ़, भूस्खलन और चक्रवातों का सामना करता है, जहां जमीन संचार नेटवर्क यानी केबल और टावर तुरंत ठप हो जाते हैं। ऐसे समय में स्टारलिंक का सैटेलाइट नेटवर्क, जो जमीन पर निर्भर नहीं है, राहत और बचाव कार्यों के लिए एक जीवन रेखा बन सकता है। तीसरा, यह लेटेंसी यानी सिग्नल देरी को कम करता है। पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट बहुत धीमा होता है, लेकिन स्टारलिंक के सैटेलाइट्स पृथ्वी के बहुत करीब हैं। इससे इंटरनेट पर किसी भी कमांड का जवाब लगभग तुरंत मिलता है। यह फायदा ना सिर्फ ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन युवाओं के लिए है, बल्कि
ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और शेयर मार्केट में काम करने वाले छोटे निवेशकों के लिए भी हैं, जहां हर सेकंड मायने रखता है। संक्षेप में कहें तो स्टारलिंक भारत को 21वीं सदी की कनेक्टिविटी से जोड़ने का एक रास्ता है, जो किसी भी भौगोलिक रुकावट या प्राकृतिक आपदा से मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, एलॉन मस्क का यह अंतरिक्ष से इंटरनेट का जाल अब दुनिया के 100 से भी ज्यादा देशों में फैल चुका है। स्टारलिंक का मिशन ही यही है कि पृथ्वी पर कोई भी जगह कनेक्टिविटी से अछूती ना रहे। शुरुआत में यह सेवा उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बड़े देशों जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके में शुरू हुई, जहां दूर दराज के फार्मों पर इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल था। धीरे धीरे इसने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बड़े भूगोल वाले देशों में भी अपनी जगह बना ली। लेकिन हमारे लिए सबसे जरूरी बात है एशिया। अब स्टारलिंक हमारे पड़ोसी देशों जैसे भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। खास बात यह है कि भूटान जैसे पहाड़ी देश के लिए, जहां केबल बिछाना लगभग नामुमकिन है, स्टारलिंक एक वरदान साबित हुआ है। फिलहाल भारत को आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से मंजूरी मिलने का इंतजार है, लेकिन यह साफ है कि जैसे जैसे स्टारलिंक अपनी सैटेलाइट्स की संख्या बढ़ा रहा है, वैसे वैसे यह दुनिया के हर कोने, चाहे वह कोई दूरस्थ द्वीप हो या रेगिस्तानी इलाका, वहां इंटरनेट पहुंचाने के लिए तैयार होता जा रहा है। दोस्तों, भारत जैसे बड़े और सख्त नियमों वाले देश में कोई भी विदेशी कंपनी ऐसे ही अपनी सेवाएं शुरू नहीं कर सकती। स्टारलिंक को भारत में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने से पहले कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं और कई बड़ी मंजूरियां भी लेनी पड़ती हैं। स्टारलिंक को भारत में सेवाएं शुरू करने से पहले उसे मुख्य रूप से 2 प्रमुख सरकारी एजेंसियों से मंजूरी लेनी पड़ती है। पहली है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई, जो देश में सभी टेलीकॉम सेवाओं को नियंत्रित करती है। स्टारलिंक को ट्राई को यह समझाना होता है कि उनकी सेवाएं बाजार के नियमों के अनुसार हैं और ग्राहकों के लिए उचित हैं। दूसरी जरूरी मंजूरी संचार मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और इसरो से लेनी होती है। ये विभाग सैटेलाइट के जरिए सिग्नल देने के लिए आवश्यक लाइसेंस प्रदान करते हैं। यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि स्टारलिंक की फ्रीक्वेंसी और अंतरिक्ष में उसका कामकाज भारत की सुरक्षा और इसरो के अपने सैटेलाइट ऑपरेशंस के लिए किसी भी तरह का खतरा पैदा ना करे। स्टारलिंक को मुख्य रूप से 2 बड़े लाइसेंस चाहिए होते हैं। पहले आता है राष्ट्रीय लंबी दूरी यानी LLD लाइसेंस, यह भारत के भीतर डेटा को लंबी दूरी तक ले जाने की अनुमति देता है। इसके बाद आता है VSAT यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट GMPCS लाइसेंस। यह लाइसेंस स्टारलिंक को ग्राहकों के घरों पर डिश लगाकर सैटेलाइट के जरिए संचार सेवाएं देने की इजाजत देता है। इन लाइसेंसों को पाने के लिए कंपनी को एक लंबा आवेदन जमा करना पड़ता है, जिससे उसे अपने तकनीकी प्लान, भारत में निवेश की योजना, डेटा सुरक्षा के उपाय और सबसे जरूरी भारतीय नियमों का पालन का पूरा ब्यौरा देना पड़ता है। जब तक ये सभी सरकारी मुहरें नहीं लगती, तब तक स्टारलिंक भारत में अपनी सेवाएं अवैध तरीके से नहीं बेच सकता। इसलिए इस हाईटेक इंटरनेट सर्विस को ग्राहकों तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि नियम और देश की सुरक्षा सबसे पहले आती है। भारत में स्टारलिंक को अब तक की प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण लेकिन अंतिम मंजूरियां मिल चुकी हैं। आधिकारिक तौर पर स्टारलिंक को पूरी तरह से व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए अभी अंतिम सरकारी मंजूरियों का इंतजार है। स्टारलिंक ने भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने की दिशा में अब तक लाइसेंसिंग के कई महत्वपूर्ण चरण पूरे कर लिए हैं। उसे दूरसंचार विभाग यानी DOT से सबसे जरूरी GMPCS यानी ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट लाइसेंस मिल चुका है, जो सैटेलाइट के जरिए संचार सेवाएं देने की कानूनी अनुमति देता है। साथ ही कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यूनिफाइड लाइसेंस भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले इन स्पेस यानी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर से भी कंपनी को ऑपरेशनल मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि पूरी तरह से व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए अभी भी अंतिम मंजूरी का इंतजार है। इसमें सबसे बड़ी रुकावट स्पेक्ट्रम का आवंटन है, जिस पर सरकार को यह तय करना है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनियों को स्पेक्ट्रम कैसे दिया जाएगा। इसके अलावा हर सैटेलाइट गेटवे के लिए सुरक्षा एजेंसियों की मंजूरी और भारतीय नियमों जैसे डेटा सुरक्षा और स्थानीय साझेदारी का अन्य अनुपालन सुनिश्चित करना भी बाकी है। संक्षेप में, स्टारलिंक ने कानूनी आधार बना लिया है, लेकिन अंतिम सरकारी हरी झंडी और स्पेक्ट्रम मिलने के बाद ही वह भारत में अपनी सेवाएं और आधिकारिक तौर पर बेचना शुरू कर सकती है। तो इन सब का भारत के लिए क्या मतलब है? हमने इसकी अविश्वसनीय क्षमता देखी है। हमारे दूरदराज के गांवों के लिए बिजली जैसी तेज इंटरनेट स्पीड
आपदाओं के दौरान जीवन रेखा और डिजिटल डिवाइस को बांटने का एक वास्तविक मौका। लेकिन हमने चुनौतियों पर भी बात की है, इसकी महंगी कीमत, भारतीय मॉनसून की दिक्कतें और लाइसेंसिंग तथा स्पेक्ट्रम को लेकर सरकार के साथ चल रही जरूरी नियामक लड़ाइयाँ। स्टारलिंक केवल एक तकनीक नहीं, यह एक गेम चेंजर है। यह हमें सामर्थ्य, सुरक्षा और डिजिटल भविष्य को कौन नियंत्रित करेगा जैसे मुश्किल सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। स्टारलिंक भारत में वह क्रांतिकारी शक्ति बन पाएगा या नहीं, या इलॉन मस्क के रॉकेटों पर कम और जमीन पर बने नियम आसमान की तकनीक से कितनी जल्द मेल खाते हैं, इस पर ज्यादा निर्भर करता है। इंटरनेट का भविष्य यही है और यह आसमान से हमें देख रहा है। हम करीब से देखेंगे कि यह भविष्य की सर्विसेज आखिर कब भारतीय छतों पर पूरी तरह से काम करना शुरू करती है। आप क्या सोचते हैं, क्या स्टारलिंक इन चुनौतियों से पार कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही जानकारियों के लिए जागरण जोश को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।